हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम आगे क्लास में पढ़ेंगे विज्ञान विषय का। यह तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ले लिया है ऑनलाइन क्लास में, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, तो आज हम यह तीसरा क्लास लेने ऑनलाइन का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं, तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, है ना। आज का जो क्लास है उसको हम आगे बढ़ाने से पहले ये जानते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था और कौन कौन सी बातें हमें मुख्य रूप से याद रखना पड़ सकता है। तो चलिए हम कल का जो क्या क्या पढ़ा था हमने वो सब देख लेते हैं। तो देखिए हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है ना। हमने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पे दिए गए। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी यहाँ पे दिया गया है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, हम यानी कि हमारे धरती से, हम जिस ग्रह पर रहते हैं वहाँ से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये सबसे और मुख्य रूप से याद रखने वाली बात है इसमें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, हमारे धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद है आपका, और क्या पढ़ा था हमने। तो देखिए हमने बृहद सप्तर्षि तारामंडल के बारे में पढ़ा था, बृहद सप्तर्षि तारामंडल के बारे में पढ़ा था। तो देखिए ये एक करछुल की तरह होता है, मैंने आपको और चित्र में बताया था, एक करछुल की तरह होता है जिसके ऊपर की ओर यानी कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा स्थित होता है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्रुव तारा दिख रहा है, ये सबसे बड़ा जो है आपका ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा में आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका बृहद सप्तर्षि तारामंडल है जिसकी आकृति करछुल के समान होती है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के समान इसकी आकृति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने इतना पढ़ा था ये सब बात आपको याद रखना है, बृहद सप्तर्षि तारामंडल और सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और उसके साथ साथ जो सूर्य का प्रकाश है उसको हमारे धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये याद आपको रखना है। चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में दिया गया है, देखिए आपके पुस्तक में दिया गया है, आप इस चित्र को निकाल लीजिए। ये है आपका मृग तारामंडल, मृग तारामंडल है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए मृग तारामंडल को आप जानने से पहले पेज पढ़ लीजिए, अगले पेज में दिया गया इसके बारे में कि क्या क्या किस प्रकार से मृग तारामंडल है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मृग तारामंडल के बारे में, है ना। मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाले प्रमुख तारामंडल है। जो आपका मृग तारामंडल है कैसा है, आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। और मृग तारामंडल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकने वाले तारे पाए जाते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, अतः इसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जब आपका पहला जो बृहद सप्तर्षि तारामंडल था वो करसुल के समान दिखता था, लेकिन आपकी जो मृग तारामंडल है या ओरायन तारामंडल है ये कैसा दिखता है, तो यह शिकारी की तरह दिखाई देता है। तो चलिए देख लेते हैं यह किस तरह से शिकारी की तरह दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल एक शिकारी की तरह दिख रहा है। देखिए नीचे 2 पैर हैं, है ना, ऊपर की तरफ कुछ, और हाथ में तीर कमान लिए और किसी पक्षी या जानवर का शिकार कर रहा है, ऐसा दिखता है यह तारामंडल। तो यह शिकार करते हुए दिखता है, इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है, शिकारी तारामंडल कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकृति है, बनावट है, वह एक शिकारी की तरह दिखता है, इसलिए इसको शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है। और देखिए इसमें और क्या कहा गया था, तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चमकदार तारे हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा तारे हैं इसलिए सबसे ज़्यादा चमकीला तारामंडल है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा तारे होते हैं इसलिए यह सबसे चमकीला तारामंडल कहलाता है। चलिए अब आज की क्लास जो है आगे आगे और बढ़ाते हैं। हमने जान लिया मृग तारामंडल के बारे में। अब यहाँ पे आपके पास दिया है प्रश्न उत्तर, कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो इन प्रश्न उत्तर को आप छोड़ दीजिए, मैं आपको लिखवा दूंगा, व्हाट्सएप में भेज दूंगा प्रश्न उत्तर, फिर आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या रहेगा यहाँ पे, ग्रह, है ना। अब हम ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। तो ग्रहों के बारे में आपके लिए क्या जानकारी दिया गया है, तो देखिए जो आपका ग्रह है वह 9 नहीं केवल 8। आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था कि आपके जो ग्रह पाए जाते हैं वे कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं, ये भी आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा है, और कि कौन कौन से ग्रह ये भी आपने पढ़ा है। फिर भी इस पाठ में आपके लिए और ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप पुस्तक में बिल्कुल मिलाते जाइएगा। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं।
ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आपका जो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की, है ना। आपका जो ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाता है। ग्रह किसकी चक्कर लगाता है, तो सूर्य की चक्कर लगाते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। अब देखिए, जो आपके ग्रह है ना, जो आपके ग्रह हैं तारों की तरह स्वयं प्रकाश तो उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं, इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि आपका जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, जब उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश जब उनके ऊपर पड़ता है तो क्या करते हैं वे, सूर्य का प्रकाश जैसे ग्रह पर पड़ता है तो ग्रह क्या करते हैं, आने वाले सूर्य के प्रकाश को अपने ऊपर आने देते हैं और फिर से उनको और सूर्य के प्रकाश सूर्य के पास भेज देते हैं। दूसरा क्या होता है, सूर्य अपना प्रकाश फिर ग्रह को भेजता है, ग्रह फिर सूर्य के पास भेजता है। तो सूर्य का प्रकाश बार बार आकर किस में टकराता है, ग्रह पर टकराता है, और प्रकाश के बार बार ग्रह पर टकराने के कारण ही वह जो ग्रह हैं कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और दिया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनकी खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से देखे जा सकते हैं। तो देखिए, बुध से लेकर शनि तक के ऐसे ग्रह हैं जिनकी खोज सबसे पहले ही कर ली गई थी प्राचीन काल में, मतलब बहुत समय पहले ही कर ली गई थी। क्यों, क्योंकि ये आंखों से देखे जा सकते थे। इसी पर हाँ, और आगे दिया गया है अरुण, वरुण और यम, यानी कि अरुण, वरुण और यम 3 ग्रह, इनकी खोज कब की गई, तो इनकी खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की गई थी। तो इसी प्रकार पूर्व में कुल कितने ग्रह हो गए, 9 ग्रह, है ना। इसी प्रकार सबसे पहले सौर परिवार में कितने ग्रह थे, तो 9 ग्रह थे। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कि कक्षा पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करता है। जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रह, वे क्या करते हैं अपने जगह पर रहकर, है ना, अपने जगह पर रहकर किसकी चक्कर लगाते हैं, सूर्य की चक्कर लगाते हैं। परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष यानी कि 76 साल बाद विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब कुल 8 ग्रह ही हैं। अब देखिए, जो यम ग्रह था उसमें ग्रहों के गुण नहीं पाया गया होगा, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। और उस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार क्या हो गया, जो आपका ग्रह 9 थे वे अब 8 हो गए और यम को अब ग्रह नहीं माना जाता है। तो इस तरह से ग्रह जो पहले 9 थे अब वे 8 हो गए। चलिए अब उन 8 ग्रहों को भी देख लेते हैं जो कहाँ पे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आपके जस्ट इसके नीचे दिया गया है कुल 8 ग्रहों के चित्र को, कुछ इस तरह से दिया गया है। तो देखिए आपके 8 ग्रह, सबसे पहले में आता है क्या, आपका सूर्य है। तो सबसे पहले में सूर्य ग्रह दिया गया है। थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको ब्रश के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है, पेन के माध्यम से बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे सूर्य ग्रह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सूर्य ग्रह है, तो ये आपका सूर्य ग्रह है ना। सूर्य के बाद सबसे पहला जो आपका ग्रह है वह है तो आपका सूर्य ग्रह के बाद आता है, माफ कीजिएगा, सूर्य आपका ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के बारे में दिया गया है, सभी ग्रहों के नाम दिया गया है। जबकि सौर परिवार में कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं, तो 8 ग्रह, है ना। तो 8 ग्रहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए 8 ग्रहों के नाम हैं, तो वे कौन कौन से ग्रह हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे दिया गया है बुध। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपका बुध ग्रह दिया गया। तो ये है आपका बुध ग्रह, और ये है आपका शुक्र ग्रह, ये है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। इस तरह से कुल आपके लिए 9 ग्रह, 8 ग्रहों के नाम दिए गए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो कुल इस तरह से आपके जो सौर परिवार है उसमें कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। कुल 8 ग्रह आपके पाए जाते हैं सौर परिवार में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पास देखिए, अब हम जान गए कि ग्रह किसकी चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं। यदि हम पेज पलटते हैं तो यहाँ पे दिया गया है
कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं ऐसे खगोलीय पिंड, है ना। उपग्रह, उपग्रह क्या है ये हम जानते हैं। तो उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी कि उपग्रह वे पिंड है जो ग्रहों की चक्कर लगाता है और ग्रह वे पिंड है जो सूर्य की चक्कर लगाता है। तो देखिए जो ग्रह है सूरज की चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह है वे ग्रह के चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। और किस किस ग्रह की उपग्रह है, तो वह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। आइए ग्रहों के बारे में जानें। अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमने 8 ग्रह पढ़े हैं तो उन सभी ग्रहों के कुछ और अलग अलग बातें भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, बुध ग्रह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके पुस्तक में दिया गया है, आप निकाल लीजिएगा वहाँ पे अच्छे से, है ना। यहाँ पे हम बुध ग्रह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम जब बुध ग्रह है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है ना, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। क्योंकि यह सबसे पहले नंबर पे आता है इसलिए सबसे समीप का ग्रह होगा। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। अब ये सूरज के नज़दीक होता है तो इसलिए सूरज के प्रकाश में छिप जाता है, इसलिए हमें ज़्यादातर यह जो बुध ग्रह है दिखाई नहीं देता। सूरज के निकट होने के कारण, सूरज के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। अब देखिए जिस तरह आपके चांद पर यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ हवा नहीं है, तो उसी तरह से आपका जो बुध ग्रह है वहाँ पर भी हवा नहीं है यानी कि वायुमंडल नहीं है। और देखिए चंद्रमा में चट्टान और पर्वत है, उसी तरह से बुध ग्रह पर भी क्या है, चट्टान और पर्वत है। और बुध ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अब हम शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी दिया गया है। यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, यह दूसरे नंबर का ग्रह है सौर परिवार का। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है तो आपका शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह के चमकीलेपन का कारण उसके घने बादलों से युक्त वायुमंडल है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। तो देखिए आपका जो शुक्र ग्रह है वह सबसे चमकीला ग्रह है उन 8 ग्रहों में से, है ना। और क्यों सबसे अधिक चमकता है, तो क्या होता है शुक्र ग्रह में घने बादलों से एकदम ज़्यादा घना बादल और वायुमंडल पाया जाता है वहाँ पे। तो क्या होता है सूर्य का प्रकाश जैसे ही शुक्र ग्रह पर पड़ता है तो शुक्र ग्रह अपने घने बादलों से युक्त वायुमंडल पाने के कारण उस सूर्य के प्रकाश को अपने ऊपर मतलब कहा जाए तो पार नहीं होने देता और इसको वहीं पे रोक देता है अपने ऊपर में और फिर से सूरज के पास भेज देता है। तो इस तरह सूरज का प्रकाश शुक्र ग्रह पर पड़ता है तो वहाँ पे वह उसको पार नहीं होने देता अपने से और उसको तुरंत वापस भेज देता है। तो सूर्य का प्रकाश इस तरह से आते रहता है और वहाँ पे टकराते रहता है और टकरा के वापस जाते रहता है। तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो बार बार टकराता है और वापस चला जाता है, तो इसी के कारण आपका शुक्र ग्रह क्या होता है, अधिक चमकदार दिखाई देता है। अब और जानते हैं जब आपका जो क्या होता है सूरज, हमारा सूरज जो है सौरमंडल का सूरज है ना, तो यह सूर्य क्या करता है, जब भी सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है तो उसके क्षितिज के पास उस समय सूर्य उगने के और सूर्य डूबने के समय क्या होता है हमें आकाश में क्या दिखाई देता है, तो एक शुक्र ग्रह हमको दिखाई देता है। इसे इसलिए संध्या का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अब इसी तरह से क्या है, जिस तरह बुध का भी कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है तो उसी तरह से शुक्र का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। चलिए अब पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी ऐसा ग्रह जो तीसरे नंबर का ग्रह है सौर परिवार में। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने नंबर का ग्रह है, तो यह तीसरे नंबर का ग्रह है। अब हम ऐसे ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस पर हम क्या करते हैं जी, अपना जीवन यापन करते हैं। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे लोगों का जीवन संभव है। पेड़ पौधे उग सकते हैं, जीव जंतु जानवर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े
वे सभी भी यहाँ पर रह सकते हैं। तो हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा या तीसरे नंबर का ग्रह है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है, है ना। अन्य किसी ग्रह पर हम जीवन नहीं जी सकते। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरी करती है। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह, वह सूर्य के चक्कर कितने दिन में पूरी करती है? तो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है पूरा? तो वह 365 यानी कि 1 साल में पूरा करती है। और पृथ्वी उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, जब का पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर तो 1 साल में लगाता है, लेकिन जो पृथ्वी अपने जगह पर एक कहा जाए तो गोलाकार रूप में घूमती है, तो एक चक्कर लगाने में, अपने जगह पर रहकर एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? तो 24 घंटे यानी कि 1 दिन का समय लगता है। और इसी 24 घंटे में जब वह क्या होता है, एक बार एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने के कारण ही दिन और रात होता है। अब देखिए, पृथ्वी जो अपने जगह पर है तो वह बिल्कुल सीधा नहीं है। अपने जगह पे जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा वह झुकी हुई है, और इसके झुके होने के कारण ही क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि जो जो ऋतु बदलती है, जो जो आप ऋतुएं जानती हैं, कौन कौन सी ऋतुएं होती है? बसंत ऋतु, है ना, पतझड़ ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ये सब भी परिवर्तन होते हैं यदि पृथ्वी अपनी जगह पर झुकी हुई नहीं होती। तो यदि बरसात का ऋतु है, वर्षा ऋतु है तो वर्षा ही रहती है ना, और शीत ऋतु है तो शीत ऋतु ही रहती है, बसंत ऋतु है तो बसंत का ही ऋतु रहता है। यानी कि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब हमने सबसे पहले जान लिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है क्योंकि वह उसका उपग्रह है, और उसके साथ साथ वह सूरज का भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है ना। और जो सूर्य का प्रकाश है जब चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा क्या करता है, उस प्रकाश को हमारी तरफ भेज देता है। तो इसलिए चंद्रमा का आधा भाग ही हम देख पाते हैं और उसका पूरा भाग नहीं देख पाते, क्योंकि जो चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ भेज देता है, इसलिए केवल उसका आधा भाग देखते हैं। और जिस भाग में प्रकाश पड़ता है उस भाग को हम देख नहीं पाते, वह सूरज के प्रकाश में चांद का आधा भाग छुप जाता है। तो यहाँ पे दिया भी गया है, यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश को हमारी ओर परिवर्तित कर देता है। हम चंद्रमा का केवल आधा भाग ही देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। अब चलिए हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है ना। मंगल ग्रह जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगला ग्रह है, और यह लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है, और यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपका जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह कौन सा ग्रह है? लाल रंग का ग्रह है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश दिनों में यानी कि साल के अधिकतर दिनों में क्या होता है, यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मंगल ग्रह के बारे में और दिया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है, और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट, और देखिए आपके मंगल ग्रह है वहाँ पे जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविदों ने इस बात की शोध कार्यों में लगे हैं, और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। आपका मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है, और इसमें जीवन के कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें जल और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पुस्तक में दिया गया है, वहीं पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। तो जल और उसके साथ साथ हवा या कुछ और चीज़ें हैं जिसकी खोज मंगल ग्रह में की जा चुकी है, लेकिन इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। इसकी खोज में हमारे वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, और बचे हुए जो ग्रह हैं वे हम कल पूरा पाठ खत्म करेंगे, और कल चौथा दिन होगा जिसमें यह जो आकाश दर्शन का पाठ है वह पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आज जो मैंने आपको जो जो जानकारी बताई है वे सभी याद रखिएगा, और हम कल अगला क्लास लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और कुछ भी समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके हमें पूछ सकते हैं कि ये समझ नहीं आया, हम आपको फिर से उसकी जानकारी देंगे।